क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं? अगर आपके पास जेट इंजन नहीं है तो मतलब ये ऐसा है कि एक बिना शरीर है, हार्ट नहीं है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते बहुत चलता है ट्विटर पर, लोग पूछते रहते हैं कि कावेरी इंजन का क्या हुआ, पैसे नहीं है तो हमसे ले लीजिए। सीतारमण को भी लोग कहते हैं कि मैम टैक्स बढ़ा दीजिए, लेकिन अब ले आना चाहिए हमको इंजन। 100 साल में सिर्फ 4 देशों के पास आज वो फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी। सुन के ही समझ में आ रहा है कि परमाणु को बनाना ज्यादा मुश्किल है। इसके जो 5000 ब्लेड्स होते हैं, ईच ब्लेड हैज टू टेक द वेट ऑफ 3 or 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स। उतने प्रेशर पे वो हमेशा रहते हैं ये ब्लेड्स। हमने बहुत बड़ी गलती की, ये हमें मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या पॉलिसी में प्रॉब्लम है, या फिर वो जो होता है कि हम चाहते ही नहीं है क्योंकि हमें कुछ फायदे हो रहे हैं जो हम कह भी नहीं सकते? क्या भारत के पास पैसा है? पैसों की कोई कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5000 करोड़ हमने स्पेंड किया इसमें सिंस 1980। सस्ते में करने का जो ऑब्सेशन आप कह रहे हैं या उपलब्धि हम जिसे चस्का मानते जो हैं, लग गया हमें। चाइना कितना खर्च कर रहे हैं? $42 बिलियन, यानी हमारे एक साल का मतलब आधा डिफेंस बजट। अजय देवगन मोड में चल रहे हैं अभी भी। एक जो मोटरसाइकिल है वो रशियन है और दूसरा जो है चाइनीज है। तुम भले ही वासुदेव कुटुंबकम मानते हो, दुनिया ये नहीं मानती। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से हर साल भाषण देते हैं। इस पर देश और विदेश में सबकी नजर होती है, क्योंकि माना जाता है कि एक तरह से सरकार का आने वाले दिनों का खाका होता है, प्लानिंग होती है। इस बार भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो कई बातें सुर्खियां बनी, जिनमें से एक था कि हम अब अपना स्वदेशी इंजन बनाएंगे, एक ऐसा इंजन जिससे भारतीय फाइटर जेट्स उड़ा करेंगे। लेकिन यह बात नई नहीं है, 1986 से कोशिशें चल रही हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि काफी पहले से भारत कोशिश कर रहा था कि हम जल्द से जल्द अपना कोई ऐसा इंजन बना लें कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। अब जब दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और हम खोज रहे हैं एक एक चीजें कि किस पर हम दूसरे पर निर्भर हैं, चीन या अमेरिका, किस पर कोई हम पर निर्भर है, तो ये बहस फिर से तेज हो गई है कि हमारा अपना कोई स्वदेशी इंजन क्यों नहीं है, और अगर वो बन रहा है तो कब तक बनकर तैयार होगा। बहुत सारे सवाल हैं कावेरी इंजन के बारे में। अक्सर आप देखते होंगे ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगता है। तो आज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन हैं। उनसे सवाल करेंगे कि कावेरी इंजन को पूरा करने में दिक्कत क्या है, उसके फंड को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम उनसे बात करने वाले हैं। लेकिन आप एक काम और कर लीजिए, इस बीच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बात को पूरा सुनिएगा, और फिर कुछ रह जाए, छूट जाए तो कमेंट भी कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका एक बार फिर से। तो क्या है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि बहुत चलता है ट्विटर पर, लोग पूछते रहते हैं कि कावेरी इंजन का क्या हुआ, पैसे नहीं है तो हमसे ले लीजिए। सीतारमण को भी लोग कहते हैं कि मैम टैक्स बढ़ा दीजिए, लेकिन अब ले आना चाहिए हमको इंजन। पूरा देश मांग रहा है। क्या सरकार को भी कोई जल्दबाजी है, या आप वहां कोई जल्दबाजी नहीं देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। ये नितिन, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगस्त को रेड फोर्ट के किले से, उन्होंने कहा कि अभी हमें अपना खुद का जेट इंजन लेनी चाहिए। और ये बड़े सालों के बाद हमें ये एहसास हुआ है। पहले तो कावेरी इंजन का तो प्रोग्राम तो चल ही रहा था 1980 से, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो एक दौरा था, वासुदेव कुटुंबकम का दौरा था, कि सब हमारे भाई बंधु हैं, जहाँ से भी हम चाहते हैं वहाँ से हम इंजन खरीद सकते हैं, और कोई ऐसे सप्लाई चेन इश्यूज नहीं पैदा होंगे। लेकिन अब जो है, जिस दिशा में जियोपॉलिटिक्स प्रोग्रेस हो रही है, जैसे कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो कंपटीशन है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, और हम देख रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे भयंकर जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, यूरोप में, लगातार 3.5 साल से चल रहा है, चौथे साल में एंटर होने वाला है अगले साल। इस वजह से बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ गए हैं, जिसमें हमें फोर्स किया जा रहा है कि आपको साइड लेनी चाहिए किसी का, या तो आप उसके पक्ष में हो या फिर हमारे पक्ष में। और जब हम साइड नहीं लेते हैं तो हमारे जो पुराने जैसे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें देखने को मिला है बहुत ही रिसेंटली। जैसे ये जो जी इंजन्स आने थे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए, उसमें अचानक सप्लाई चेन इश्यूज आने लग गए।
अमेरिका से आ रहे थे। अमेरिका से जो इंजन आ रहे थे। हमारे जो टैंक है, अर्जुन टैंक और हमारे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और लाइट टैंक्स के जो इंजन्स जर्मनी से आने थे, वहाँ पे भी सप्लाई चेन इश्यूज आने लग गए। तो ये अचानक कौन से ऐसे इश्यूज आने लग गए, और वो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशराइज करना चाहते थे हमें कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, आप रशिया को कंडेम कीजिए, आप उनसे तेल क्यों ले रहे हैं। आप हमें ये देखने को मिल रहा है, ये जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, बड़े गर्व से हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन जब आपकी जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि जेट इंजन है या फिर टैंक की जो इंजन है किसी और देश से आ रहा है, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस हूँ, जब आपकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सबसे जो अहम चीज़ है, अगर आपके पास जेट इंजन नहीं है तो मतलब ये ऐसा है कि एक बिना आत्मा नहीं है आपके आत्मा पास। नहीं है, आत्मा छोड़िए, शरीर है, जेट तो शरीर है, खोखा है, हार्ट नहीं है। और यही है, ये जो सारे आज तक जो हम बनाते आ रहे हैं, ये चाहे वो वॉरशिप में हो या फिर टैंक्स में हो या जेट इंजन या फिर एक नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजन जो है, हम बना नहीं रहे थे। हमें लगा कि यार क्यों ये कोई कौन सा ये कौन से चक्कर में पड़ना है, हमें इंपोर्ट ही कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आप देख लीजिए फाइटर इंजन की जो बात करते हैं हम, पूरे विश्व में फाइटर इंजन्स कब शुरू हुए थे? 1937 में पहले वो सर फ्रैंक विटिल ने इन्वेंट किया था। ऑलमोस्ट 90 इयर्स होने को आ रहा है, उसकी एनिवर्सरी अभी 2 साल में आएगा। उसके बावजूद 90 इयर्स, ऑलमोस्ट 100 साल में सिर्फ 4 देशों के पास आज वो फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशियन फेडरेशन और फ्रांस। सिर्फ 4 देश। और यहाँ की चाइना, जिसको हम इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल जायंट मानते हैं, वो भी सारे जो अपने फाइटर जेट इंजन है वो रशिया से मांग रहे हैं। वो भी अपना जेट इंजन कर रहे हैं। चाइना भी नहीं बना रहा है। चाइना बना रहे हैं उनके जो इंजन है, लेकिन अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। वो भी अभी काफी सालों से वो बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने, बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन और किसी स्तर तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उस 4 वाले जो एक्सक्लूसिव क्लब है वो उसमें घुस नहीं पाए। और जो दूसरा एक देश था 1939 में जिसने फाइटर जेट इंजन डेवलप किया था, इनफैक्ट उनके जो सबसे पहले जो फाइटर जेट इंजन स्क्वाड्रन सर्विस में जो एंटर किया था वो जर्मनी थी। मुझे लग ही रहा था नाजी जर्मनी। उनके पास जो एक फॉकी वुल्फ करके एक फाइटर जेट था, नहीं मेसरश्मिट 262, फर्स्ट जेट इंजन जेट फाइटर टू एंटर स्क्वाड्रन सर्विस 1944 में उन्होंने इन्वेंट किया। जर्मनी को तो मानना ही पड़ेगा, वो तो हमेशा हर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में वो आगे रहते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ के बाकी सब उन्होंने इन्वेंट किया, और अभी 90 साल के बाद उनके पास भी जेट इंजन नहीं है। वो तो मतलब दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अमेरिका ने उन पे पाबंदी लगा दी थी कि आप डेवलप नहीं कर सकते, और जापान का भी यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं इन दूसरे देशों पर। आपको सुनकर मुझे लग रहा है कि परमाणु बम तो इनसे ज्यादा देशों के पास है, बिल्कुल, लेकिन इंजन इतना जटिल है। बहुत सही कहा। 9 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, जो 5 रिकग्नाइज्ड है और 5 जो है अनरिकग्नाइज्ड, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, लेकिन सिर्फ 4 कंट्रीज के पास फाइटर जेट इंजन। या ये कह सकते हैं कि चलो 5 में चाइना भी आ गया है, उसमें किसी तरह से वो लड़ झगड़ के वो घुस गया उस क्लब में। लेकिन इसके बाहर बहुत सारे देश ऐसे अभी भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस फाइटर जेट इंजन तक वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो सबसे जो उसको बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी का सबसे पिनेकल पे, वो माउंट एवरेस्ट है। अगर आप फाइटर जेट इंजन बनाते हो तो मतलब आप बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पे बैठ गए हो, और फिर बाकी देशों के ऊपर आप देख रहे हो ऊपर से। तो यही चक्कर है फाइटर जेट इंजन का। तो मतलब अगर डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और सरकारें अगर तत्पर है बनाने के लिए, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये वाकई वक्त की मांग है। वक्त की मांग है, और ये प्रायोरिटीज है। आप देख लीजिए, जैसे कि हमने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एटॉमिक सबमरीन बना दिया। सबसे इंडिया का मैं मानता हूँ ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट हमने मास्टर कर लिया। 4 अरिहंत क्लास के हमने 4 ये परमाणु पनडुब्बी बना दिए हमने। वो ऑलरेडी पेट्रोल्स पे जा रहे हैं। 2
ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, 2 और कमीशन होने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स है, उस पे पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है, क्योंकि अगर आपके पास सेकंड स्ट्राइक वेपन नहीं हो तो कोई और देश आप पे पहले स्ट्राइक कर देगा। तो इसीलिए वो एक तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने निकाली, और क्योंकि वो नेशनल सर्वाइवल की बात ही, इसीलिए अपनी पूरी जो आपकी फोर्स फोकस स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए। लेकिन फाइटर जेट इंजन को आपको लगा कि यार इतनी प्रायोरिटी की बात नहीं है, तो मैं तो यार यहाँ से ले लूँगा, रशिया से ले लूँगा, फ्रांस से ले लूँगा, अमेरिका से ले लूँगा, कौन मुझे इसका मतलब ये करे। लेकिन अब जो है 2025 में, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसे बदल रही है, T20 मैच के हिसाब से वो बदल रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ होता बहुत तेजी से, बहुत 2000 के बाद तो बहुत तेजी से, 2020 के बाद मुझे लगता है, हाँ खासकर 20 के बाद पैंडेमिक के बाद, तो मतलब 2020 के पहले या फिर 2024 ट्रम्प के आने से पहले तो हम टेस्ट मैच खेल रहे थे जियोपॉलिटिक्स में यार, 5 डे आराम से ब्रेक लेके, हाँ वाटर ब्रेक, ये ब्रेक वो ब्रेक, और लेकिन अब जो है T20 मैच बन चुका है एवरी डे, मतलब 2-2 3-3 हेडलाइंस में खुद ही न्यूज़ रूम में हम देखते हैं कि हम एक बात कर रहे हैं, एक ट्रम्प ने कुछ कहा और फिर बीच में आ गया कि इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया भाई, तो पूरा न्यूज़ ऐसे बदल रहा है। तो इस ऐसे जियोपॉलिटिकल चर्निंग्स पे इस तरह की जो प्राइज टेक्नोलॉजीज है जैसे फाइटर जेट इंजन्स, वो सारे टेबल पे आ जाते हैं, बोलते हैं यार ये मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये तो मुझसे तो ये फाइटर जेट इंजन ले रहा है, तो अभी तो मैं उसका थोड़ा टाइट कर दूंगा लीवर। और खुलेआम ये अमेरिका कह रहा है कि भाई आप हमसे ये नहीं क्यों नहीं लेते हो, डिफेंस इक्विपमेंट क्यों लेते हो, रशिया से क्यों ले रहे हो, और रशिया से तेल ले रहे हो। ये सारे जो हैं प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं, और फाइटर जेट इंजन सबसे सेंसिटिव है। अब जैसे हमने सर 2-3 वॉर देखी, इसमें हमने देखा कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो दुनिया को मालूम पड़ा कि ड्रोन केवल सामान ही डिलीवर नहीं करेंगे या सवारी ही डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि ये तो पूरी जंग का जो है प्रकार ही बदल रहे हैं, पूरी सूरत बदल रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फाइटर जेट की ज़रूरत धीरे धीरे वैसे ही कम होती चली जाए और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है? नितिन, एक्चुअली गुड क्वेश्चन बाय द वे, लेकिन ये जो है हम जो देख रहे हैं, जिस लेवल की जो टेक्नोलॉजी पे है हम आज 2025 में, मुझे लगता है फाइटर जेट्स अभी भी रेलेवेंट है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि ये यूक्रेन और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जब ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स मारे थे इजराइल पे और इजराइल ने भी अटैक किया। इजरायली एयरफोर्स ने कई दिन तक अपने फाइटर जेट्स ईरानियन एयर स्पेस पे खुलेआम वो अटैक कर रहे थे, कहीं भी जाके वो बॉम्ब गिरा रहे थे, लेकिन ईरान को कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं थे, उनके पास फाइटर जेट नहीं थे, तो वो एक तरह से इजरायली एयरफोर्स को रोक नहीं पा रहे थे। तो ये अगर आप कह रहे हो कि आप सिर्फ ड्रोन्स के बलबूते पे आप सिक्योरिटी संभाल सकते हो, या ऑफेंसिव एयर पावर की जो आप रिप्लेस कर सकते हो सिर्फ ड्रोन्स को चला के, ये तो ईरान और इजराइल जंग में हमें साफ पता चल गया। लेकिन आगे चलकर जो है, अभी जो चल रहे हैं ड्रोन्स भी हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, कुछ और सालों बाद हम MUMT देखेंगे, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जिसको कहते हैं, जो कि मैन फाइटर जेट है और उसके साथ एक ड्रोन या कई ड्रोन्स उड़ते रहेंगे। और जो सबसे जो हैजर्डस चीज़ है, जैसे कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जहाँ पे आप एक टेरिटरी में जा रहे हो और सारे एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपकी तरफ पॉइंटेड है, तो आप ड्रोन्स को भेज, वो ड्रोन झेल लेगा। हाँ, ड्रोन झेल लेगा। तो वो उसका पूरक है बेसिकली। बिल्कुल ड्रोन है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद फिर फाइटर जेट्स, और ये फाइटर जेट है पीछे। और कुछ साल बाद हो सकता है कि ये ड्रोन जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, जैसे एक फाइटर जेट की तरह ही वो काम करे, और उसके अंदर जो AI ड्रिवन जो पायलट होगा, सिस्टम होगा, बिल्कुल वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। लेकिन वो अब हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं। इससे मुझे लगता है 20 साल के अंदर हम फुली AI ड्रिवन ऑटो पायलटेड UCAVs हमें देखने को मिलेंगे, फुली नो पायलट इन द कॉकपिट। और US में से हमें सुनने को आता है, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि ना ये F-35 के बाद तो सिर्फ सीधा उनको अनमैन फाइटर्स की तरफ जाना है। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स तक तो मुझे लगता है कि मैन फाइटर एयरक्राफ्ट तो रेलेवेंट तो होंगे।
ओके, मैं आपसे पॉडकास्ट के पहले भी कह रहा था कि इंजन के बारे में बात हो रही है, कावेरी इंजन के बारे में। बेसिकली इंजन काम कैसे करता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बनाना? इंजन का तो प्रिंसिपल, जेट इंजन का जो प्रिंसिपल है वेरी सिंपल है। वो क्या है कि एक कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करती है, पहले वो सक कर लेती है अंदर जेट के अंदर, और फिर वो कंबस्शन चेम्बर में उसके फ्यूल मिक्स करके एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना के उसको वेरी हाई प्रेशर पे उसको नोजल से एक्सपेल करती है, और वो रिएक्शन जो एक्शन रिएक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट इट मूव्स अहेड, और वो थ्रस्ट, दैट इज हाउ थ्रस्ट इज क्रिएटेड। और इसकी जो अलग तरह से एफिशिएंसीज होंगे, जैसे कि चाइना के जो जेट इंजन्स हैं उनके 1000 आवर्स तक वो चल सकते हैं, लेकिन जो यूएस के जो इंजन्स है, जीई के जो इंजन्स हैं उनके फाइटर जेट्स में आते हैं 6000 आवर्स तक चलते हैं, तो मतलब 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। और यूएस और यूके, फ्रांस भी, उनके जो जेट इंजन्स हैं रिलायबिलिटी के स्केल पे दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए हम इसीलिए हम जी इंजन्स फिट किए हमने तेजस में, जब हमें लगा कि कावेरी को कुछ और समय लगेगा, इसीलिए हमने इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पे जी उनके के इंजन पास लगा लिए, जी के जो हम लेते हैं। जो हमें अभी पता लग रहा है कि वो उसमें काफी सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। यू नो कोई ऐसे इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है कोई आपको ऐसा नहीं देगा, ऐसे नहीं देता। बिल्कुल। तो हमें पता चल गया अभी, इसीलिए अभी नेशनल लेवल पे अभी चिंता हो रही है, जो बैठक हो रहे हैं कि कैसे करना है उसे। अभी हमें मतलब कावेरी को कैसे लाइफ में लाना है, या प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, जैसे कि मैंने कह रहा था अरिहंत क्लास को हमने कैसे बनाया, बिल्कुल ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था कि आप सोच लीजिए एक पनडुब्बी जो हमें बहुत कम बनाए थे इससे पहले, और वो भी परमाणु पनडुब्बी, तो वो इंजन आपको कोई नहीं देगा, वो आपको खुद बनाना है। और उसके ऊपर से आपको ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी बना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है उस एक प्लेटफॉर्म में। वो आपने बना लिया 6000 टन की जो प्लेटफॉर्म है, और वो आपने एक यूनिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंडर एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, जिसने ये सारे जाके टेक्नोलॉजीज कैप्चर किए। जहाँ जहाँ भी उनको मिला कि उनको लगा, मेजॉरिटी जो है रशियन फेडरेशन से आए हमारे इसके टेक्नोलॉजी, ये कोई ये ओपन सीक्रेट है। जैसे कि उसके जो डिज़ाइन है हमने उधर रशिया से मांगी, उनके डिज़ाइनर्स ने हमें हेल्प किया। इंजन यानी कि उसके रिएक्टर है उसमें थोड़ा असिस्टेंस किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमने किया खुद करके हमने बना लिया और परफेक्ट कर लिया। और उसी बेसिस पे हम अभी हाई परफॉर्मेंस इंजन, ऐसे बड़े जो इसके अरिहंत के बाद जो S5 सबमरीन्स आएंगे जो 13,000 टन के, मतलब डबल साइज के, जो दुगनी साइज के हैं, उसके बड़े 190 मेगावाट्स तक के जो इंजन कैपेसिटी है वो हम बना रहे हैं। तो जब आप एक बार इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करते हो तो उसके बाद उसके ऊपर आप Mark 2, Mark 3, Mark 4 वर्जन बना सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कि कावेरी हमारी स्टार्ट पॉइंट थी, इसी से हमने शुरू किया, लेकिन अचानक हमको लगा कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रही। हमें चाहिए था 80 किलो न्यूटन्स की जो थ्रस्ट, लेकिन वो आके रुक गई 70 पे। तो इस ब्रिज के वजह से हमने कहा कि नहीं अब इसको रहने देते हैं, हम जी से वी विल रन इट विद अ फॉरेन इंजन। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाई डिडंट वी गो अहेड विद द 70 किलो न्यूटन कावेरी इंजन? उसको आप बोल दीजिए Mark 1 इंजन है, ये Mark 2 आप आएगा तो रिप्लेस करेंगे, बिल्कुल उसको रिप्लेस करेंगे, उसको एडवांस करते, ये इसको कहते हैं स्पाइरल डेवलपमेंट। और ये हमने बहुत बड़ी गलती की, ये हमें मानना पड़ेगा कि जब हमें लगा कि ये 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक नहीं आ रहा है, ये हमें एक्चुअली उसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव फ्लोन एन इंजन, वी शुड हैव फ्लोन एन एयरक्राफ्ट विद द 70 किलो न्यूटन इंजन। ये नहीं कि आप मतलब लेबोरेटरी में बैठ के टिंकर करते रहो जब तक कि आप 80 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट पैदा नहीं करते हो, आप घर नहीं जा सकते हो। फिर इस तरह का दे शुड हैव क्रिएटेड अ फाइटर जेट अराउंड दैट। मैं कहता हूं कि HF-24 को ही उठा के आप एक कावेरी इंजन फिट करके फ्लाई कर देते, वो तो मतलब एक बड़े एक नेशनल लेवल पे, लेकिन एटलीस्ट आप एक क्लब में आ जाते। बिल्कुल। और उसके बाद धीरे धीरे करते रहते, क्योंकि लैब में तो देखिए लैब में काम तो नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली लैब में काम नहीं होता है।
you have to get that flying prototype, you have to get the air force involved. ये all of nation approach होना चाहिए. और ये दूसरी बात आपने कहा जैसे लैब का जो बात है, कावेरी इंजन की सबसे बड़ी जो गलती है कि हमने बोल दिया कि भाई GTRE है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो है ये कावेरी इंजन डेवलप करेगी, जबकि इसकी जो टेक्नोलॉजीज है इतने कॉम्प्लेक्स है कि एक GTRE नहीं बना सकती है. आपने सिर्फ एक लेबोरेटरी पे सारा कुछ जो है बोझ डाल दिया. भाई पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, आपको इंजन तो निकालना ही पड़ेगा. वो बोल रहे हैं भाई इसमें तो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, इसमें ये मेटलर्जी भी है, इसमें ये भी है, वो भी है, कुछ आपने किया नहीं, सारा मेरे ऊपर आ गया. तो ये जो है मतलब स्लोली आप ये कर रहे हो. और ये देखिए दूसरी बात जो है ना नितिन, ये हम बात करते रहते हैं, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग की बात करते रहे कि इंडिया में देखो हमने सस्ते में कर दिया जी, जुगाड़ करके कर दिया जी, एक हॉलीवुड पिक्चर के कॉस्ट पे हमने मार्स मिशन कर दिया, मंगलयान. और मुझे लगता है इस वजह से ये हाईवे प्रोजेक्ट की तरह हमने देखने लगे इस तरह के हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को. नहीं देखिए जी 3000 में हमने बना दिया जी हाईवे. नहीं, तो इसी वजह से हमने इस कावेरी इंजन को बहुत नुकसान पहुंचाया है. Okay. और अगर आप देखोगे जितना हमने स्पेंड किया है कावेरी पे, अगर आप उस हाईवे मैट्रिक पे आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 करोड़ हमने स्पेंड किया इस पे सिंस 1983. 5000 करोड़ यानी कि अबाउट $500 billion, $500 million. चाइना कितना खर्च कर रहे हैं फाइटर जेट इंजन बनाने में, फाइटर जेट कमर्शियल इंजन में? $42 billion. $42 billion यानी हमारे एक साल का मतलब आधा डिफेंस बजट. वो मतलब पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, ये टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे हैं, पूरे ऑल ऑफ नेशन अप्रोच करके उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है. दे स्टिल स्ट्रगलिंग, उनके इंजन अभी तक एफिशिएंट नहीं है. वो अजय देवगन मोड में चल रहे हैं अभी भी. एक जो मोटरसाइकिल है वो रशियन है और दूसरा जो है चाइनीज है, लेकिन वो हमने पूरी तरह से और 2 टांग लगा के वो चल रहे हैं दोनों इस पे, लेकिन पूरी तरह से वो चाइनीज इंजन पर आए नहीं. और रशियंस भी नहीं चाहते कि वो इंजन्स के उस्ताद बन जाए. हर कोई जो देश है, जैसे हम डिस्कस, इसलिए रशिया हमें पनडुब्बी बनाने में मदद देता है लेकिन इंजन नहीं. बिल्कुल. तो आप देख लीजिए 20 साल से सुखोई 30 की जो इंजन है हम बना रहे कोरापुट में ओडिशा में, AL-31FP जो इंजन है, रशियंस ने आज तक हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दी. यानी कि उसकी जो मेटलर्जी, उसकी जो क्रिस्टल ब्लेड्स है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, और ये सबसे जो एक्चुअली बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस फाइटर जेट इंजन में, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इज दैट उसकी जो ब्लेड्स हैं, इम्पेलर ब्लेड्स जो बोलते हैं, स्टैटर ब्लेड जो है स्टैटिक है, इम्पेलर जो घूमते रहते हैं, और ये जो ब्लेड्स है अबाउट 1 फुट, इसके जो 5000 ब्लेड्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट इंजन. एंड यू नो इट हैज़ टू, आप सोच लीजिए जो ब्लेड है इट इज़ मेड ऑफ हाई एलॉय स्टील के बने होते हैं, एंड दे आर मेंट टू टेक वेरी हैवी लोड्स. मतलब 20-30 टन के जो लोड्स हैं उसको झेलने पड़ते हैं. टेम्परेचर्स ऑफ 1300-1400 डिग्रीज सेंटीग्रेड. एक तरह से आप अगर इसको पिक्चर करना चाहते हो तो each blade has to take the weight of 3 or 4 African elephants. उतने प्रेशर पे वो हमेशा रहते हैं ये ब्लेड्स. पूरी जो इंजन की परफॉर्मेंस है इट्स ऑन दोज ब्लेड्स. सो ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, आई मीन लाइक आई वाज सेइंग कि इट इज नॉट, एक लेबोरेटरी नहीं कर सकती है. इट इज सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व, सो मेनी टेक्नोलॉजीज हैव टू बी मास्टर्ड. ह्यूमन ये भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है उसमें, टेस्ट बेड्स, वो सबसे बड़ी चीज़. और ये मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ नितिन कि ये जब हमने शुरू किया ये कावेरी इंजन 1983 में प्रोजेक्ट, हमने इसके टेस्ट फैसिलिटीज तो बनाई नहीं. सारे जो है जर्मनी में, या तो जर्मनी में जा रहे हैं उसको टेस्ट करने, या फिर रशिया में जा रहे हैं. आई मीन दिस इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड डज दिस काइंड ऑफ थिंग. इंजन डेवलपमेंट हाफ हार्टेड अप्रोच हमने किया. यार वो सस्ते में कर दो यार, ये देखिए हमने इतने में रेल हाईवे बना दिया, आप कावेरी इंजन को इसमें इतने में बना दो यार, इसके एक बॉम्बे दिल्ली के आधा स्ट्रेच में बना दो. तो ऐसे नहीं चलता है. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट इकोसिस्टम. वो हमने पूरी तरह से क्या भारत के पास पैसा है? पैसों की कोई कमी नहीं है. जितना मैं सोचता हूँ, जितना हम फूड वेस्टेज में आप फेंकते हैं पैसा जो है, जो जितना वेस्ट करते हैं, that money can have gone and bought a Kaveri engine program by now. तो हम ये
दिस होल ऑब्सेशन विद नहीं जी हमने सस्ते में कर सस्ते में करने का जो ऑब्सेशन आप कह रहे हैं या उपलब्धि हम जिसे चस्का मानते जो हैं, लग गया हाँ। हमें। अच्छा, इस ये आप बता रहे हैं कारण मेनली कि ये मेन कारण है One of इसमें the hurdle main- का? one of the many अच्छा, one of the, reasons. क्योंकि आप नहीं, बेसिक बात तो वही जाती है कि अगर आप टेस्ट के लिए कुछ बनाते हैं उसमें भी पैसा लगता है, जी। और ये बात भी ठीक है कि आप उसको अगर जहाज में लगाते हैं उसमें टेस्ट करते हैं, वो भी एक रिस्क है कि आप ले सकते हैं वो रिस्क। तो घुमा फिरा के बात तो इसी पे आती है कि आप कमर्शियली कितना रिस्क लेने को तैयार हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक वी शुड हैव de-risk द प्रोजेक्ट एंड वी शुड हैव सेड कि देखिए इसके इतने इतने एप्लीकेशंस। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन दैट ह्यूज दिस थिंग कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। वो कॉस्ट बेनिफिट, अगर इफ यू आर जस्ट कमिंग डाउन टू द कॉस्ट आल्सो, आज भी दे, आई डोंट थिंक, आई हैव टू रिसर्च दिस, बट आई डोंट थिंक देयर हैज बीन अ प्रॉपर ऑडिट ऑफ द प्रोग्राम कि आपने अगर इसमें 5,000 करोड़ खर्च किए, व्हाट इज द बेनिफिट टू द कंट्री बिकॉज लेकिन ऑफ जब डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स जो है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इसकी जरूरत महसूस करते हुए घोषणा ही कर दें, जी। तो फिर कौन है रोकने वाला? यू नो अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आप को क्रिएट करना है जो इस काम को अंजाम देगी, वो आज तक हमने किया नहीं। मे बी इट इज स्टिल इन द पाइपलाइन, आई डोंट नो। इट द प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट अभी कुछ महीने पहले आया था उनका स्टेटमेंट, बट आई हैव येट टू सी दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डिलीवर दिस। और मुझे लगता है कि यू नो देयर आर सो मेनी ऑफ द साइलोज में हम काम कर रहे हैं। कोई एक साइलो है HAL के अंदर, कोरापुट डिवीजन है, HAL खुद ही एक साइलो है, GTRE एक दूसरी साइलो है, DRDO एक चौथी साइलो है, फिर प्राइवेट इंडस्ट्री। इन सब साइलोज को तोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जिसमें ये सारे जो GTRE होंगे, DRDO होंगे, साइंटिफिक कम्युनिटी आएगी, प्राइवेट सेक्टर आएंगे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सब उनको मिला के यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस। यू कैन कॉल इट मे बी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जैसे नॉट द अमेरिकन वन, लेकिन एन इंडियन आत्मनिर्भर जेट इंजन प्रोग्राम, नॉट ओनली फॉर द कावेरी इंजन। ये सारे जो फाइटर जेट हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, सारे इंजन रिक्वायरमेंट्स हमें इंडिजिनसली बनाने हैं। क्योंकि सर हम तो जहाज भी नहीं बनाते ना, हम तो हवाई जहाज भी नहीं बनाते। कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो भी है हम नहीं बना रहे, हम और इतना बड़े बड़ा गर्व मार्केट है, से छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने देखो 50 बिलियन 200 खरीद लिए, 200 खरीद लिए, एयरबस आ रही हैं। 50 इतने एयरबस आएंगे, इतने एयर इंडिया आएंगे। हमने क्या उनकी जो उनको फोर्स किया है कि भाई आप प्रोडक्शन लाइन इंडिया में लगा दो। आप मोर देन $100 बिलियन वर्थ ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो। यहाँ हमने एक MRO तक नहीं बनाया है। सारे जो रिपेयर रिफिट होंगे वो फॉरेन कंट्रीज में होंगे, वहां जाके। तो मतलब ये नहीं, तो यही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इतने दिनों से सब देख रहे हैं कि ठीक है हमने तेजस बना लिया है ना, इंजन बाहर से, लेकिन जब मैं फिर इस पे भी आता हूँ कि अगर आप जहाज बना ही पा रहे हैं तो कमर्शियल भी बना लीजिए जी। लेकिन आप तो ये भी कह रहे हैं कि आप बना भी नहीं रहे हैं, तो उन्हें ही कह दीजिए यहाँ बना लें, रोजगार पैदा होगा, है ना, एक सेक्टर खड़ा होगा, देखा देखी कुछ हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, हाँ ऑब्वियसली वो भी देख के शुरू करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या पॉलिसी में प्रॉब्लम है या फिर वो जो होता है कि हम चाहते ही नहीं है क्योंकि हमें कुछ फायदे हो रहे हैं जो हम कह भी नहीं सकते? हो सकता है, लेकिन आई विल स्टिल यू नो थिंक लाइक अ गुड इंडियन एंड से कि भाई सोच में कमी है हमारे, कहीं एक सोच में कमी है, एक विजन में कमी है कि किसी ने पहले नहीं सोचा कि देखिए शायद हमें अपने नॉट ओनली मिलिट्री बट ऑल्सो कमर्शियल जहाज भी बनाने पड़ेंगे। वी कैनॉट बी डिपेंडेंट, इसको 50 बिलियन दे दिया, उसको 50 बिलियन दे दिया, उसके जो देश में है हम हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे पैसों से, हमारे टैक्स पेयर के, आपके और मेरे पैसों से। कितने सारे लोग तो हमारी वहां जाके काम करते हैं। बिल्कुल, और बड़े गर्व से कहते हैं देखिए जी इतने इंडियन इंजीनियर्स वहाँ काम कर रही है, सियाटल में या तुलूज में और वगैरह वगैरह, बट देयर इज नो बेनिफिट टू द कंट्री। वो शायद पैसे भेजते होंगे, रेमिटेंस, बस उस पर खत्म हो गया। लेकिन आप जो है, आप इंडिया में जो बनाने थे आपको हाई स्किल्ड जॉब्स, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने अब आज तक फोर्स नहीं किया किसी को यहाँ ये करके। लेकिन ये हमारी जो एक इंडियन सिस्टम है, मैं मानता हूँ कि जैसे इंडिया है एक हाथी की तरह है, बड़े स्लोली चलती है, लेकिन बीच बीच में जब शौक आ जाता है तो हाथी की जो रफ्तार है थोड़ा तेज भागता है। और हम ये अगर प्योरली, मैं क्योंकि मैं डिफेंस
कवर करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जैसे कि 1962 में वो जो शॉक मिला हमें, उस शॉक के बाद हमने पहली बार डिफेंस पे फोकस करने लगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और उसकी जो बेनिफिट्स आए 65 वॉर में हमने पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एम्स उसको डिफीट किया और 71 में उनको डिफीट पूरी तरह से किया और उनके देश का मतलब बंटवारा हो गया और फिर 1999 में जहाज ही wake up उड़े वहाँ पर, हाँ, बिल्कुल सही बात। और अभी 2025 में हमने वेकअप कॉल था ये, हाँ, मिसाइल और Operation ड्रोन्स उड़े। सिंदूर, मिसाइल और ड्रोन्स उड़े और हमें पता लग गया पहली बार कि रडार, हमने हाँ। जो आत्मनिर्भर जो हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए थे बड़े पे कॉस्ट और टाइम और एफर्ट से, वो हमारे काम आए। उनका फायदा क्या हो? उनका फायदा क्या है वो साफ दिखने को मिला कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो आपने 20 साल पहले खरीदे और ये जॉइंट वेंचर बना के आपने अब्जॉर्ब किया था रशिया काफ़ी तरह से, उसका काफ़ी हद तक उसका जो टेक्नोलॉजी आया आपके पास, वो आपके काम आया। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे यार ब्रह्मोस मिसाइल देखो बहुत महंगे मिसाइल है यार, तुम 35 करोड़ की एक मिसाइल है, ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉस्ट का है, लेकिन आप क्या वो फाइटर एयरक्राफ्ट वो इफेक्ट पैदा कर सकती थी वो जो 10 मई को अपने प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो किए थे? तो इस तरह का मुझे लगता है कि कहीं हमारी जो है एक विजन में कमी आई और उस विजन की वजह से हम आज इसका ये जो है भुगत रहे हैं। लौटता हूँ कावेरी इंजन पर। संक्षेप में सुनूंगा, छोटे में सुनूंगा कहानी इसकी, कहाँ से शुरू हुआ, हमने क्यों शुरू किया था और अब क्या अपडेट है? तो कावेरी इंजन का तो द बर्थ ऑफ द कावेरी इंजन 1983 में है, जब हमने अपना LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक लो कॉस्ट 4th जनरेशन कह सकते हैं, उस वक्त तो 3rd जनरेशन था, 3rd जनरेशन 3 जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट जो कि MiG-21 को रिप्लेस करना था। MiG-21 तो बड़े नंबर्स में आए थे हमारे पास, 600-700 एक समय पर हम फ्लाई कर रहे थे और इस महीने सितंबर 2025 में जो लास्ट जो MiG-21 है वो आउट ऑफ सर्विस हो रहे हैं, तो इसके बाद हम MiG-21 हमारे पास नहीं होंगे यार। और ये जो कावेरी इंजन है इट वाज मेंट टू पावर दी LCA तेजस और उसका जो रिक्वायरमेंट्स थे इट इज बेसिकली अबाउट 80 किलो न्यूटन्स की जो थ्रस्ट है। सही। लेकिन because of various, it's a long story from 83 right up to 2003 2004 तब तक the engine had not reached 80 किलो न्यूटन्स, जिसके वजह से the government took a decision कि भाई इसको साइड में करो जब तक कि आप 80 हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इट वाज अबाउट 40 किलो न्यूटन्स ड्राई और अबाउट 80 वेट। ड्राई का मतलब विदाउट आफ्टर बर्नर और 80 विद द आफ्टर बर्नर वेट। सो जब तक आप इसको रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते तब तक हम GE पे चले जाते हैं। सो ये चलते चलते नाउ यू हैव कम टू अ सिचुएशन वेयर यू हैव कमिटेड योर एंटायर LCA ऑन टू दी LCA Mark 1 तो है ही GE के साथ, GE इंजन्स सिंगल एक इंजन है और GE 404 थे पहले वाले Mark 1s में और Mark 1A में और Mark 2 और AMCA में 414 आ जाएंगे। तो हम पूरी तरह से GE इंजन्स के रूट पे चला गए क्योंकि वो आसान है, कोई आपको बेच रहा है इंजन, सबसे आसान काम तो वही है, सबसे आसान पैसा है तुम्हारे पास, खरीद लो, पैसा है खरीद लो। और फिर वो ऐसे भी ये कर रहे हैं कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। मुझे ये आई गेट वेरी सरप्राइज एट टाइम, ये आश्चर्य लगता है मुझे कि आप कैसे मान लोगे कि कोई आपको ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे ही दे देगा पैसों के लिए, जो एक बहुत ही एक जैसे मैं कह रहा था माउंट एवरेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है। शायद ये हमारे जो माइथोलॉजीज में है, जैसे कि वो एक वॉरियर जाता है भगवान के सामने, मतलब कि प्रेज टू गॉड और भगवान आके उसको एक बूंद दे देता प्रसन्न होके, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसा कोई नहीं देता है हमें। ये बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, हमें रियलिस्टिक होके खुद हमें डेवलप करने चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है क्या कि जब भारत सरकार ने इंजन खरीदते हुए ये तय किया हो, मसौदे पर साइन हुए हो कि आप टेक्नोलॉजी भी दे ही देना? GE के साथ तो हो ही रहा है, फिर लेकिन वो रुक गई है 70% पे। अच्छा। तो फुल 100% तो नहीं आता है, वो 70, 70, 80 तक आके सुई जो है रुक जाती है। पूरी रेसिपी नहीं देते? पूरी रेसिपी नहीं देते, क्योंकि अगर आप पूरी रेसिपी दोगे फिर अगली बार तुम खरीदोगे नहीं, तो आप अगली बार आप आओगे नहीं, और वो भी नहीं।
आप तो कॉम्पिटिटर बन जाओगे यार। ऑब्वियसली। हाँ, आप फिर आप बोलोगे यार ये जी तो बेच रहा है इतने 100 मिलियन में, और आप मैं तो सस्ते में ही बनाने वाले हाँ हो। सस्ते में बनाओगे आप 70 में आप खरीद लो हमसे। तो ये कोई ऐसा नहीं चाहेगा। और मुझे लगता है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, ये उन्होंने कार्टेल भी बना लिया होगा ये 4 देशों ने, कि भाई कोई 5वां नहीं आना देना चाहिए, या फिर 5 लोगों की क्लब है, अभी इसमें 6ठा कोई आना नहीं चाहिए। तो हमेशा उसको ऐसे मतलब लटका के रखो। और ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे सबसे नज़दीक वाले जो देश है, वो जो रशियन फेडरेशन, उन्होंने भी नहीं दिया आज तक। जो AL-31 की जो इंजन है, आप बनाते गए कोरापुट में 20 साल हो गए, लेकिन आज तक अगर हो, आई मीन इन द अनलाइकली इवेंट की रशिया ने बंद कर दिया हमारे जो डिफेंस सप्लाईज, और हम सोचे कि भाई सुखोई 30 क्या हम इंजन बना सकते हैं अपने आप, नहीं बना पाएंगे। बस बिकॉज यू नीड द रशियन नो हाउ, नो वाई, एक्चुअली नो वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि नितिन, जो इन देशों के पास है, आप सोच लीजिए 50-60 साल की जो टेस्टिंग डेटा है उनके पास, जो इतनी वैल्यूएबल है वो जो डेटा, हर इंजन की जो है वो जानते हैं। तो इसीलिए एवरी इंजन ऑफ देयर्स इज दे आर परफेक्टिंग इट। और तो वो तो एक्चुअली कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए हैं, हम जो है 10th पास करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, यू नो। सो दैट इज द इक्वेशन हमारी। मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 62 की जंग के बाद से मतलब ये कोशिशें तो हो रही थी कि हम जो है जेट इंजन बना लें। तो HF-24 मारूत का नाम आता है, ये क्या है सर? तो HF-24 जो है, अगेन आप विजन की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो 1960s की जो विजन थी, 1950s 1960s की विजन की, हमें खुद की जो है जेट फाइटर बनाने हैं हमें। तो हमने एक कोर्क टैंक करके एक डिज़ाइनर है, फाइटर डिज़ाइनर है, जर्मन फाइटर डिज़ाइनर है। एक FW-190 करके एक फाइटर जेट इंजन उन्होंने फाइटर जेट बनाया था, जो फाइट जेट नहीं था वो, एक्चुअली इट्स अ टर्बो प्रॉप। इट FW-190, इट्स अ वेरी गुड, इट वुड बी जर्मनी सेकेंड बेस्ट एयरक्राफ्ट वॉर की जो है। एक तो था मेसरश्मिट 109 और दूसरा जो था फॉकी वुल्फ 190, फॉक्स वुल्फ जो 190। तो उस डिजाइनर को हमने बुलाया यहाँ पर, और कुर्क टैंक ने जो है ये मारूत करके एक जहाज को डिजाइन किया था उन्होंने, और हमने उसको बाकायदा इधर प्रोड्यूस भी किया HAL में। और ये जो है हिंदुस्तान फाइटर 24 नाम दिया था उसको। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो इंजन थी वो इम्पोर्टेड अगेन। तो रोल्स रॉयस ऑर्फियस इंजन, तो एयरफोर्स ने कहा जी ये तो इट वाज मेंट टू, जो उसकी जो डिजाइन थी, इट वाज मेंट टू गो टू Mach 1, तो इट वाज अ सुपरसोनिक फाइटर। लेकिन जो इंजन की अंडर पावर होने की वजह से इट नेवर बिकेम अ सुपरसोनिक फाइटर, तो इट वाज अ सबसोनिक फाइटर। और इट्स एक्चुअली वेरी गुड एयरक्राफ्ट, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट था वो। उसको लोंगेवाला की जो मशहूर युद्ध है 1971, उसमें भाग लिया था। इट वाज यूज्ड विद हंटर्स एंड यू नो मारूत्स वर यूज्ड उस बैटल में। काफ़ी सारे नुकसान पहुंचाए पाकिस्तानी फौज को। बट यू नो अगेन 70s में वही इंजन प्रॉब्लम है। फिर एयरफोर्स ने कहा यार इसके पास तो अंडर पावर्ड है इसके इंजन, इसको छोड़ो यार, कहीं और कुछ और जहाज ले लेते हैं जो पूरी तरह से इम्पोर्टेड हो। तो यही हो गया और मर गया मारूत। वो 1991 तो उस पर भी हम आगे बढ़ने की बजाय हमने यही किया जो हमने कावेरी के साथ किया कि अब डिस्कार्ड करो पूरा ही इधर से उठा लो, इंपोर्ट ही कर लो। आई डोंट ब्लेम द एयरफोर्स आल्सो नितिन, ये आप देख लीजिए हाँ, एयरफोर्स की जो तो तुरंत चाहिए भाई उसके आगे तो और कोई नहीं है। देयर इज नो अदर इंडियन एयरफोर्स और समथिंग। ही इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यू नो, फर्स्ट लाइन भी है, लास्ट लाइन भी है। तो वो अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स देख इंतजार नहीं करते रह सकते हैं। आपको जो करना आप करो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें आप टाइम पर दे दो। तो उसको इसी वजह से यू नीड अ पॉलिटिकल विजन अबव दैट। हाँ, इसलिए बड़े नाराजगी भरे बयान हमें सुनने को मिलते रहते हैं। ये सारा जो है इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल विजन। हाँ, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोग्राम्स है, वेदर इट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो या ग्रीन रेवोल्यूशन हो या आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस हो, दिस डज नॉट कम फ्रॉम द सर्विसेज। सर्विसेज तो अपने काम में लगे यार, दे आर फाइटिंग, दे यू नो दे हैव देयर ओन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। ये विजन जो है ऊपर से इट शुड कम फ्रॉम द टॉप, जो अभी आया है, अब शुरू ये बहुत पहले आना चाहिए था। दिस रियलाइजेशन की भाई देखो, अगर आपके पास फाइटर जेट इंजन नहीं है तो आप आ गए हो पहाड़ के नीचे, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। तो यही हो रहा है हमारे साथ। ये फ्रांस की सेफ्रन है नाम कंपनी का, या इसका जॉइंट डेवलपमेंट की चर्चाएं हो रही हैं।
और मतलब क्या हम इस तरफ सीरियस हैं, क्या वहाँ कुछ होता दिख रहा है? फ्रॉम ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। हाँ हाँ। तो अगर आप देखोगे, अब हमारे सामने अभी जो है 3 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं 4 पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक जो है कावेरी ट्रैक, वो चल ही रहा है, इट इज स्टिल इन टेस्ट। वो हमारे साइंटिस्ट लगे हुए उसमें, उसको कैसे भी परफेक्ट करने के लिए। उसके जो ड्राई इंजन को लेके वो घातक करके एक यूकैव है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसको पावर करने की बात कर रहे हैं। सो दैट कावेरी विल नॉट गो वेस्ट, दैट इज वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने परसिस्ट किया, बिल्कुल होगा। और उसके जो है मरीन इंजन डेरिवेटिव भी बना रहे हैं। और दिस 2026 या 27 की जो डेडलाइन है, इट विल फ्लाई, द घातक विल फ्लाई विद दिस यूकैव विल फ्लाई विद कावेरी ड्राई इंजन। दैट इज वन ट्रैक। और कावेरी को दे विल कीप मॉडिफाइंग। आई हैव अ फीलिंग दैट दे विल नॉट गिव अप ऑन द कावेरी, इट्स टू वैल्यूएबल अ प्रोग्राम। अब तो वैसे भी नहीं हो सकता, पूरा देश जाग उठा है, कावेरी कावेरी कर रहा है, हैशटैग कावेरी चल रहा है। बिल्कुल, या हैशटैग कावेरी। और मुझे लगता है लोग तो सड़क पे भी उतर जाएंगे अगर यू शट द यू कैन नॉट शट द प्रोग्राम, यू शुड नॉट शट इट। अब वो पब्लिक का प्रोजेक्ट हो गया। बिल्कुल, पब्लिक का प्रोजेक्ट हो गया, देश का प्रोजेक्ट हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। सेकंड जो लाइन है हमारी, जो है रशियन लाइन है, वो जो AL-31 आप बना रहे हो कोरापुट में एंड ऑल दैट विल कंटिन्यू। आई डोंट थिंक, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। मतलब दे आर फिटिंग द थिंग इन द Su-30, लेकिन नो वाई हमें नहीं मिल रहा है उसमें से। थर्ड लाइन जो है GE लाइन है, उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, दैट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगले 3 साल तो कम से कम गारंटेड रहेंगे। हाँ, एटलीस्ट 3.5 years तो 3.5 साल तो है। मनोरंजन चलता रहेगा ये। और हम इंजन की बात उसके बाद करेंगे। और जो फोर्थ लाइन है, जो आई थिंक विच द गवर्नमेंट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म जो वो देख रहे हैं, कि अगर हमें एक नया इंजन डेवलप करना है फॉर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी जो है द GE इंजन विल पावर द LCAs, Mark 1, Mark 1 Alpha, Mark 2। लेकिन जो AMCA की जो इंजन है, उसके लिए हम साफरान की तरफ देख रहे हैं, फ्रांस की तरफ। बिकॉज फ्रांस हैज सो फार दे हैव नेवर प्रेशराइज्ड अस, चाहे वो परमाणु टेस्ट को लेके हो, या दे आर नॉट वेरी ग्रेट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे कि हर देश जो है कोई देता नहीं, हम भी नहीं देंगे भाई। अगर हमारे पास आ गया, आई डोंट थिंक वी विल गिव इट टू एनीवन। बट द थिंग इज दैट अभी जो वो वर्कआउट कर रहे हैं, इट इज बीइंग डन एट द वेरी हाईएस्ट लेवल। जो NSA इन्वॉल्व है डायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, तो एक पॉलिटिकल कॉल ले रहे हैं। राजनाथ जी ने अभी अनाउंस किया था कि वो साफरान के साथ जा रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ प्रेशर टूल दैट दे आर यूजिंग ऑन द अमेरिकन्स, कि वो अगर GE ने इंजन्स नहीं दिए तो फिर वी विल गो entirely with France. बट अभी जो है द फ्रेंच ऑप्शन, द साफरान की जो ऑप्शन है टू को डेवलप दिस इंजन, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन विच इज ओवर 100 किलोमीटर। और ये इंजन अभी किसी के पास है नहीं। इट इज अ कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट कि एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट की जो है AMCA के लिए, वो हम साफरान के साथ डेवलप करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, IPR जो है हमारे पास, इट विल बी विद अस। अच्छा, क्योंकि पैसा भी हम खूब खर्चेंगे इस पे। और अभी नाउ देयर आर अदर इश्यूज आल्सो इन्वॉल्व, जैसे कि एयरफोर्स ने 114 जहाज़ों की जो है टेंडर दे वांट टू गिव इट टू फ्रांस, वो रफाल। तो उसको हम कैसे लेवरेज करके वी विल गेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मे बी गेट अ प्रोडक्शन लाइन मेड इन इंडिया, जिसमें 70 लार्ज टेक्नोलॉजी विल रिसाइड विद अस। बट आई मीन दैट, सो इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट कि कैसे वो नेगोशिएट करके एक डील निकाले जिसमें वी गेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी। 4th इज स्टिल हम चल रहे हैं कावेरी पे, मे बी डेराइवेटिव्स, दे विल बी अनदर थिंग। बट फॉर द फ्यूचर की जब मैं बात करता हूँ, वी आर टॉकिंग ऑफ अ फाइटर दैट विल एंटर सर्विस, मतलब 10 साल बाद, टू 2035, एंड इट विल बी इन सर्विस टिल 2045 2055 तक की। तो फ्यूचर वाले जो है दे आर नाउ वर्किंग ऑन दैट कि एक इट नॉर्मली टेक जो है 20 साल लगते हैं इंजन डेवलप करने के लिए, 15 से 20 साल। और ये इवन द फ्रेंच साफरान जो रफाल की जो इंजन है M88, उसको लगभग 20 साल लगे उनको परफेक्ट करने में, जो अभी एक इट्स अ वेरी रिलायबल इंजन। तो वी कांट वेट, हम 20 साल तो वेट नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट टू डू इट इन अ शॉर्टर टाइम, तो ये एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर को लेके वी हैव टू देन नेगोशिएट विद इट एंड समहाउ एब्जॉर्ब द टेक्नोलॉजी। और उस पे लगातार
सीनियर गवर्नमेंट फोकस बने रहना चाहिए, वरना इफ यू लीव इट टू अ लोअर लेवल थिंग देन इट विल नेवर गेट दैट, इट हैज टू बी अकॉर्डेड. इसीलिए कई ऐसे डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि इट शुड बी डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. दैट इज अनदर डिबेट कि भाई अगर हर कुछ चीज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर आ जाए तो that doesn't speak well of us as a nation. But I think there should be very high level focus इस project में, क्योंकि it is too important to fail. सुन के ही समझ में आ रहा है कि परमाणु को बनाना ज़्यादा मुश्किल है. क्योंकि परमाणु तो पाकिस्तान ने भी बनाई लिया. बिल्कुल. और वो एक्चुअली ये कहते हैं ना कि रॉकेट, अगर जिस देश ने रॉकेट टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली है तो ये जेट इंजन में क्या है, रॉकेट इज यूज्ड ओनली वंस. वो चला जाता है, हवा से जाता है और गिर जाता है उसका जो बूस्टर है. लेकिन दिस जेट इंजन उसकी जो है 6,000 आवर्स 8,000 आवर्स, इट हैज टू कीप गोइंग, चलता रहना चाहिए. इट हैज टू गो थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर, वेदर, टेम्परेचर, ऑल डे ऑल नाइट, एंड इट हैज टू परफॉर्म एग्जैक्टली दैट. देयर इज नो 19-20 नहीं हो सकता है उसमें. इट हैज टू परफॉर्म ऑलवेज. तो इट इज, इसीलिए इतनी जो है वो प्राइज टेक्नोलॉजी है. वेरी फ्यू कंट्रीज have managed to create that. और वो मोनोपोली बना दिया, क्लब बना दिया उन्होंने. एक रिपोर्ट आई थी 2010 में कैग की, कावेरी प्रोजेक्ट को डिलेड एंड कॉस्ट ओवररन बताया था. जी, आ गए कॉस्ट पे हम. तो इसे लेकर भी तो हमारे राजनीतिक हलकों में बहस होती ही होगी कि साहब बहुत महंगा पड़ रहा है मामला. बट आप अगर आपने वो 2010 की जो रिपोर्ट है, आप सबको पढ़ना चाहिए वो रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे, देयर आर 5 पैरामीटर्स जो उन्होंने मीट नहीं किए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप द टेस्ट फैसिलिटीज नहीं बनाए, यू हैव नॉट गॉट ट्रेन मैन पावर, यू हैव नॉट मास्टर्ड सेवरल टेक्नोलॉजीज. वो सारे जो ऑब्जर्वेशंस उस रिपोर्ट में भी है, वेयर अगेन कि कैसे आपने सोचा कि आप सस्ते में इंजन बना लोगे, टेस्ट फैसिलिटीज नहीं, हमें खुद बनाने की जरूरत नहीं, कोई और देश में टेस्ट कर देंगे या रशियन फेडरेशन में कर देंगे. हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग, ग्रोमोव करके जो एक फ्लाइट टेस्ट रिसर्च सेंटर है, वहाँ बार बार हम अपने इंजन भेजते हैं वहाँ. देन देयर आर टाइम्स व्हेन उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, दे आर नॉट वेटिंग फॉर आवर कमिंग. वो भी दे हैव आल्सो एन एयरफोर्स, दे हैव 5th and 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. उनकी दे आर सपोज टू टेक टाइम आउट फॉर आवर दिस थिंग. व्हाई विल दे डू दैट? तो ये हमें करना चाहिए था. देन यू गो टू जर्मनी फॉर अदर टेक्नोलॉजिकल दिस थिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग. इस पर तो बहुत काम बाकी है भाई साहब. बिल्कुल. तो ये आपने इकोसिस्टम नहीं बनाया, आपने सोचा यार एक ही तो इंजन है. और हम जब ऑर्डर करते हैं ना, अगेन ये जो सोच की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक कामिकाजी ड्रोन की जब बात करते हैं, वर्ल्ड ओवर रशिया जो है 800-900 ड्रोन्स एक दिन में अभी फायर कर रही है यूक्रेन के खिलाफ. और ये जो है एक ईरानियन ये टर्बो जेट ड्रोन है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, $50,000. लेकिन जो रशियंस जो है, दे आर मेकिंग देम एट स्केल. उन्होंने फैक्ट्री खड़ी कर दी, पूरी एक फैक्ट्री है, अलाबुगा करके एक जगह है टाटरस्तान में, और वो बना रहे हैं 10-15 ड्रोन अ डे. ये 11 फुट लंबे ड्रोन है, 10-15 ड्रोन ऐसे बना रहे हैं, और वो पकौड़ों की तरह उसको बना के निकाल रहे हैं. बिल्कुल. और हमने आज तक उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में ले रहे हैं, 10 यहाँ से लिया, 5 वहाँ से लिया, जबकि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सोचना चाहिए. यू सेट अप अ फैक्ट्री, यू मेक देम इन नंबर्स, तो सब जो है रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट विल फॉल, योर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉस्ट वो अमोर्टाइज हो जाएंगे ऑन लार्जर. इससे ज्यादा स्ट्रक्चर तो मुझे लग रहा है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है. बिल्कुल. आई थिंक द स्पेस प्रोग्राम इज, ये सुन के तो सच में ही लग रहा है. नहीं, आपने एक्चुअली ये नहीं किया. इट इज समहाउ मुझे लगता है कि ड्रिप इरिगेशन, हम बड़े फैंस हैं ड्रिप इरिगेशन, जबकि हम यूज नहीं करते ज्यादा उससे. लेकिन हम कहते हैं यार पहले 40 फाइटर की हम ये रिक्वायरमेंट देंगे, फिर 40 और देंगे, फिर 50 और देंगे, फिर 90 और देंगे. व्हाई डिडंट यू इन्वेस्ट, हैव फुल फेथ इन द प्रोग्राम एंड से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विल बी माई फ्रंटलाइन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. मैं इसके 500 जहाज ऑर्डर करूंगा. देन 500 मतलब देयर विल बी 500 इंजन्स, और हर 10 साल आपको रिप्लेस करने इतने सारे इंजन्स होंगे उसके. सो पीपल विल देन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग बिग टाइम. सो इंडस्ट्रीज विल एंटर, जो अब जबकि हो रहे हैं आज इन 2025. टाटाज हैव इन्वेस्टेड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में, वो काफी इन्वॉल्व है. L&T भी इन्वॉल्व है. प्राइवेट प्लेयर्स हैं. प्राइवेट प्लेयर्स वो ये पूछने वाला था आपसे. सो दे आर, यू हैव टू ब्रिंग द प्राइवेट इंडस्ट्री. Godrej Aerospace. Godrej is also there. They are also involved. ये नहीं कि हम यार
हमारी जो है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, हम एक ही इंजन चला रहे हैं, विच इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। HAL, GTRE सब एक इंजन है, दूसरे इंजन की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। Whereas you should get the private sector in. इसलिए मैं कह रहा हूँ that organization that you must create to build jet engines in India, उसमें private sector भी चाहिए हमें. You need the public sector, you need the scientists, you need the political vision, you need the managerial skills, you need the metallurgists, सब कुछ चाहिए. So all of a nation approach. And they should make a report saying that देखिए इसकी जो है it will not just be for fighter jet engines. हो सकता है दे विल बी सिविलियन वर्जन्स ऑफ दैट, ये सिविलियन जेट इंजन्स भी बना सकते हैं. देयर विल बी अदर इनोवेशंस, इसकी जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स की जो बात करते हैं, ऑल इनोवेशन कम्स आउट ऑफ मिलिट्री इनोवेशन. ये तो है, इंटरनेट, सही बात है. इंटरनेट आल्सो केम आउट ऑफ मिलिट्री प्रोजेक्ट, बना तो मिलिट्री के लिए था. बिल्कुल. सो इट इज व्हेन दीस प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट फॉर द मिलिट्री, उसकी जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स होंगे इट विल ऑल हेल्प पब्लिक के लिए होता है, ह्यूमैनिटीज. सही बात है. लेकिन सच में आपसे बात करने के बाद ये महसूस हो रहा है कि एक पूरा सेक्टर है जो बुरी तरह खाली पड़ा है, पूरी तरह नहीं, बुरी तरह. और उसमें मतलब हम कमर्शियल प्लेन तो बनाते ही नहीं है, जेट प्लेन बनाने अभी शुरू किए हैं, उसमें इंजन का कुछ पता नहीं है, और नौकरियां उसमें इतनी हो सकती हैं, इनफैक्ट ग्राहक बहुत हो सकते हैं. फिर जब हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारे मिसाइल अभी बाकी देश खरीदने लगे हैं और हम नई नई चीज़ें बनाने लगे हैं, ड्रोन्स भी बेचेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है. सोच कौन नहीं है हमारे पास? पैसा हमारे पास है, इंजीनियर्स हमारे पास हैं, बाहर जाके काम करते हैं लोग. Another big areas, I mean that of course we can talk at some other time, but shipbuilding, हमने कैसे मान लिया कि हम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे लेकिन जहाज नहीं बनाएंगे. जहाज हम तो साउथ कोरिया से इंपोर्ट करेंगे, जापान से इंपोर्ट करेंगे, चाइना से इंपोर्ट करेंगे. ये कैसे सोच रहे हैं? आप महाशक्ति नहीं हो सकते. बिल्कुल नहीं. यू कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर. सस्ते में आप सुपर पावर नहीं बन सकते हो. यू कांट कट कॉर्नर्स. ये मुझे लगता है वो जो वर्ल्ड इज फ्लैट वाला जो विजन था, ये कौन था वो? थॉमस फ्रीडमैन, जिसने वो किताब लिखी थी, वो वर्ल्ड इज फ्लैट करके. 20 साल पहले देखना. हाँ, टॉम फ्रीडमैन ने जो कहा कि 20 साल पहले नंदन नीलेकनी को मिला और नीलेकनी जी ने बोला कि ये देखिए वर्ल्ड इज फ्लैट, ये तो मैं कंपोनेंट तो यहाँ बनाता हूँ, वहाँ बनाता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ से इंपोर्ट, मैं तो सिर्फ असेंबल करता हूँ बस. तो ये इस सोच में हम फंस गए कि भाई ये तो जहाज़ तो बहुत महंगे, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो यार इसका क्या फ़ायदा, इधर से हम इससे अच्छा तो उधर से इंपोर्ट करेंगे. लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि भाई हर कोई जो है वेपनाइज कर रहा है, चाइना जो है रेयर अर्थ्स को वेपनाइज कर दिया, अभी US जग गया, भाई हमारे पास तो कोई रेयर अर्थ नहीं है. हाँ, तो हमको इधर से लेना है, उधर से लेना है. पाकिस्तान भी कूद गया रेयर अर्थ्स के खेल में. तो इसलिए इस जियोपॉलिटिकल इसमें हमें पता लग गया है कि वह दुनिया जो है, हम भले ही वासुदेव कुटुंबकम मानते हो, दुनिया ये नहीं मानती है. हाँ, मतलब पिछले 4-5 साल में कम से कम ये एहसास तो सभी को हुआ है, और हमें तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते ना चाहते हुए कभी ट्रंप के सामने पड़ गए, पाकिस्तान अचानक से हमला करने लगा है, और चाइना को लेकर भी हम बहुत कभी भी, अब तो 62 के बाद 65 के बाद तो हम कभी भी चैन से सोए नहीं हैं, उधर भी हमें देखते रहना पड़ता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने इस पॉडकास्ट में कही, मुझे लगी और मुझे लगता है सबको लगेगी, अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आप ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को छोड़ नहीं सकते कि यहाँ से ले लेंगे और वहाँ से ले लेंगे. मैन्युफैक्चरिंग को कभी नहीं छोड़ सकते. आखिरी सवाल, कितने साल लगेंगे आपके हिसाब से ये सब कमियों को पूरा करने में? क्या 10-15 साल में हो पाएगा? आप रेगुलरली अपडेट लेते ही रहते होंगे, तो आप बता सकते हैं. मुझे लगता है बाय एक 10 साल के अंदर, बाय अबाउट 2035, 2037 वी शुड हैव आवर इंजन. चलिए, हम अपनी जवानी में देख लेंगे. मैं अपने बुढ़ापे में. बहुत जल्दी होना चाहिए, शायद और भी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को लेकर हम जो पढ़ाकू नितिन करते हैं ट्यूसडे को पॉडकास्ट, उसमें हम यही देखते हैं कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि अब तो सच में आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं. और जो पिछले 20-30 साल आराम से चले गए, अब ये आराम से अगले 20-30 साल नहीं जाने वाले हैं. तो जहाज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़रूरी है इंजन बनाना. बिल्कुल. और कावेरी इंजन को लेकर मैं अभी तक तो यही सोचता था कि पता नहीं किसने शिगुफा छेड़ दिया है कि लोग ट्रेंड करते रहते हैं, बट सच में एक सीरियस बात है, इसको होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज फिर से वक्त देने का. धन्यवाद. अगली बार बैठेंगे तो आपने कहा है जहाज़ पर बात करनी चाहिए, पानी के जहाज़ पर, और उसमें भी मुझे लगता है कि कमर्शियल भी होगा एंगल, और ये भी होगा वॉरशिप्स पर भी बात होगी. सिविल मिलिट्री फ्यूजन की जो बात करते हैं हम अक्सर, या तो कमर्शियल की बात करते हैं या फिर
मिलिट्री की, जबकि जो देश हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स जैसे चाइना है, वो ऐसे इसमें कुछ भेदभाव नहीं देखते हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो मिलिट्री हो या कमर्शियल। जैसे कि माओ जे तुंग ने बोला, मेरे बड़े फेवरेट नहीं है, लेकिन वो कभी कभी वो काम की बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि आई डोंट, नहीं ये माओ की नहीं, ये डेंग जियाओपिंग ने कहा था शायद कि आई डोंट केयर द कैट इज ब्लैक और वाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। एग्जैक्टली, ये उनका ही है, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं इतना सिद्धांतवादी नहीं हूँ, मुझे इससे मतलब है काम होना चाहिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और आपको भी शायद एहसास हुआ होगा कि ये जो गाहे बगाहे ट्रेंड होता रहता है कावेरी इंजन, वो यूं ही नहीं होता, वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे पूरा होना चाहिए। कम से कम इस हिंदुस्तान में पैसों की कमी के चलते इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को तो नहीं रोका जा सकता। और जैसा कि संदीप पुनिथन बता रहे थे कि पैसे की कमी है भी नहीं। हमने तो तब जंग लड़ी थी जब शास्त्री जी ने नारा लगाया था कि एक वक्त का खाना छोड़ दो। तो आज तो फिर भी भरपेट खा रहा है हिंदुस्तान, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सरहदें महफूज हों। और अब एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स नहीं है तो वो काम हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अपील शुरू में की थी चैनल सब्सक्राइब करने की, वो भी हो गया होगा। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी।